Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand an essay Professions for Women. Actually ये एक speech था लेकिन बाद में चल के ये publish हुआ after Virginia Woolf's death. So here it starts. Professions for Women by Virginia Woolf. Actually this is an abbreviated version of the speech Virginia Woolf delivered before a branch of the National Society for Women's Service on January 21, 1931. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्चुअली में एक स्पीच था जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने 21 जनवरी 1931 को डिलीवर किया था. नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन्स सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के किसी ब्रांच में कोई फंक्शन होगा, कोई मीटिंग होगी, उसमें उन्हें बुलाया गया था और यहाँ पर हम उसका एक एब्रीविएटेड वर्जन पढ़ेंगे, मतलब एक शॉर्ट वर्जन पढ़ेंगे. इट वॉज पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली इन द डेथ ऑफ द मॉथ एंड अदर एसेज. इस बुक में उसे पब्लिश किया गया था और पॉस्ट्यूमसली मीन्स डेथ के बाद, तो उसे पब्लिश किया गया था आफ्टर हर डेथ. ऑन द डे बिफोर द स्पीच, ये स्पीच देने के एक दिन पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आई हैव दिस मोमेंट वाइल हैविंग माई बाथ कंसीव्ड एन एंटायर न्यू बुक, A sequel to a room of one's own. नहाते वक्त मेरे पास एक ऐसा क्षण आया, एक ऐसा वक्त आया जब मेरे दिमाग में मेरे नए किताब का पूरा एक आइडिया मैंने कंसीव किया और वो नया किताब दैट विल बी अ सीक्वल टू अ रूम ऑफ वंस ओन. अ रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ का एक नॉवेल है और उसका सीक्वल मतलब उसी की स्टोरी आगे सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू की जाएगी. अबाउट द सेक्शुअल लाइफ ऑफ वुमेन टू बी कॉल्ड प्रोफेशंस फॉर वुमेन परहैप्स. लॉर्ड हाउ एक्साइटिंग. तो उस वक्त जब वर्जीनिया वुल्फ ये सभी स्पीचेस दे रही थी या फिर इस नॉवेल्स को लिख रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ये जो बुक है दैट विल बी अबाउट द सेक्शुअल लाइफ ऑफ वुमेन. मोर देन अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, करीब 1.5 साल बाद 11 अक्टूबर 1932 को वर्जीनिया वुल्फ ने एक किताब लिखना शुरू किया, द पैरागाइटर्स. एन एसे, एक्चुअली ये एक एसे था या आप कह सकते हो एक एसे नॉवल था. ये एक नॉवल उन्होंने लिखा और उसके बाद इसका उन्होंने खुद ही एक इवॉल्व्ड वर्जन लिखा जिस नॉवल का नाम उन्होंने दिया द ईयर्स. वॉज पब्लिश्ड इन 1937 और बाद में जाकर के जो एक्चुअली अ रूम ऑफ वंस ओन का सीक्वल बना उस नॉवल का, उस बुक का नाम था 3 Guineas दैट वॉज पब्लिश्ड इन 1938. And its first working title was Professions for Women. The essay printed here concentrates on that Victorian phantom known as the angel in the house. विक्टोरियन फैंटम जिसे द एंजल इन द हाउस कहा था वर्जीनिया वुल्फ ने. एक्चुअली द एंजल इन द हाउस वो बोरो किया गया, ये जो टर्म है ये बोरो हुआ है कॉवेंट्री पैटमोर के पोअम सेलिब्रेटिंग डोमेस्टिक ब्लिस. उनका एक पोअम था जो कि डोमेस्टिक घर के सुख को, उसके स्वर्ग को सेलिब्रेट करता था, जिसमें वुमेन को सेल्फलेस सैक्रिफाइशियल दिखाया गया था. 19th सेंचुरी में लिखा गया ये पोअम इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड था कि वुमेन का सोल पर्पस, सिर्फ ज़िंदगी में एकमात्र पर्पस यही है. दुनिया के पॉपुलेशन का आधा हिस्सा जो मेल है वो उसी को सूद करने में लगा रहे, उसी की प्रशंसा करता रहे, उसके फ्लैटर करता रहे और सिर्फ उसी के कंफर्ट की चिंता करे. विक्टोरियन एज में लिखा गया एक पोअम वुमेन के रोल को परफेक्ट मोल्ड में डाल देता है और उतने परफेक्शन को हासिल करने के लिए हर वक्त हर वुमेन अपने सपनों की कुर्बानी देती रहती है और उस तरह की बनने की कोशिश करती है. वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो वो एंजल इन द हाउस का जो इमेज है एक वुमेन का, उसे हमें किल करना होगा. सो किलिंग द एंजल इन द हाउस, रोट वर्जीनिया वुल्फ, वॉज पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द वुमेन राइटर. अगर कोई वुमेन है जो राइटर हैं या बनना चाहती हैं तो उनके ऑक्यूपेशन का एक सबसे बड़ा काम है कि वो एंजल इन द हाउस को किल करे, मीन्स उस परफेक्ट इमेज को हटाए. कोई भी राइटर अपना परफेक्ट वर्क तभी दे सकता है जब वो फ्रीली लिखे, अपने पूरे फ्री माइंड से लिखे, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वो एक वुमेन के परफेक्ट इमेज को किल ना करे. दैट आज प्रूव टू बी अ प्रोफेटिक स्टेटमेंट. तो ये बात जो उन्होंने कही थी वो एक भविष्यवाणी जैसा प्रूव किया, वो एक प्रोफेटिक स्टेटमेंट बना आज के लिए, क्योंकि ये सही बात है कि नॉट ओनली इन द डोमेन ऑफ लेटर्स, डोमेन ऑफ लेटर्स मतलब पढ़ाई लिखाई से सेंस है, राइटिंग से सेंस है, राइटर बनने से सेंस है, तो न सिर्फ एक राइटर के लिए बल्कि सारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में विमेन आज भी एक डेडली कॉन्टेस्ट में है, एक बहुत ही सीरियस कॉन्टेस्ट है, अपने सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए अभी भी फाइट कर रही है. तो ये एक इंट्रोडक्शन था दैट वाज बाय मिशेल एलियस का. नाउ स्टार्ट्स द एक्चुअल स्पीच
When your secretary invited me to come here, नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन सर्विस के सेक्रेटरी ने मुझे इनवाइट किया यहाँ आने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी सोसाइटी वुमेन के एम्प्लॉयमेंट से कंसर्न्ड है, उसके बारे में सोचती है, और उन्होंने सजेस्ट किया दैट आई माइट टेल यू, कि मैं आपको कहूँ समथिंग अबाउट माई ओन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में, अपने राइटर बनने के एक्सपीरियंसेस के बारे में। इट इज़ ट्रू, ये सच है कि मैं एक औरत हूँ। इट इज़ ट्रू, आई एम एम्प्लॉयड। My profession is literature, and in that profession there are fewer experiences for women than in any other. With the exception of the stage, fewer I mean that are peculiar to women. मतलब किसी भी प्रोफेशन में, तो लिटरेचर में भी बहुत सारे अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन वो जब फ्यूअर एक्सपीरियंसेस फॉर वुमेन बोल रही हैं तो उनका ये मतलब है कि वो उन एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हैं जो कि सिर्फ विमेन को आते हैं, मीन्स वो प्रॉब्लम्स वो विमेन को फेस करने पड़ते हैं। तो वैसी चीज़ें लिटरेचर के प्रोफेशन में कम होती हैं। हाँ, स्टेज में वो चीज़ें आती हैं, पर उस चीज़ को अगर लिटरेचर से अलग कर दिया जाए तो उसके अलावा विमेन को बहुत ज़्यादा कुछ मेन से अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। For the road was cut many years ago by Fanny Burney, by Alfred Bain, and by Harriet Martineau, by Jane Austen, by George Eliot, many famous women and many more unknown and forgotten. वर्जीनिया वुल्फ बोल रही हैं कि मेरे पहले ऐसी बहुत सारी और राइटर्स हो गई हैं जिन्होंने रास्ते को स्मूथ बना दिया है, एंड रेगुलेटिंग माई स्टेप्स, और मेरे स्टेप्स को और भी ज़्यादा वो रेगुलेट उन्होंने कर दिया है। Thus when I came to write, there were few मटीरियल ऑब्स्टिकल्स इन माई वे। मटीरियल ऑब्स्टिकल्स से मतलब जो ऑब्स्टिकल्स हमको क्लियरली दिखते हैं, तो वैसे बहुत कम ही रुकावटें मेरे रास्ते में आई जब मैंने लिखना शुरू किया। एंड राइटिंग वॉज अ रेप्यूटेबल एंड हार्मलेस ऑक्यूपेशन। लिखने का काम एक इज्जतदार, एक रेप्यूटेबल और एक बिना कोई नुकसान वाला काम था। द फैमिली पीस वॉज नॉट ब्रोकन बाई द स्क्रैचिंग ऑफ अ पेन। अगर कुछ हम लिख रहे हैं शांति से बैठ करके, तो फैमिली की शांति थोड़ी भी उससे खराब नहीं होती है। नो डिमांड वॉज मेड अपॉन द फैमिली पर्स, और जो पैसे थे घर के उसमें से कुछ खास खर्चा नहीं हुआ, कुछ डिमांड्स नहीं हुए ज़्यादा। हाँ, 10 and 6 पेंस मतलब करीब 16 पेंस एक करेंसी है, तो करीब 16 पेंस खर्च हुए पेपर खरीदने में, और वो शेक्सपियर के सारे प्ले को लिखने के लिए काफ़ी थे। मीन्स बहुत सारे उसमें पेपर आ गए, क्योंकि एक राइटर को पियानो की, मॉडल्स की, पेरिस, वियना, बर्लिन यहाँ जाने की, मास्टर्स, मिस्ट्रेसेस, इन सब की ज़रूरत नहीं होती थी। द चीपनेस ऑफ राइटिंग पेपर इज ऑफ कोर्स द रीज़न वाई women have succeeded as writers before they have succeeded in the other profession। एक तरह से वो कह रही हैं कि जो सस्ता में हमें पेपर मिल जाता है, पेन मिल जाता है, और शायद इसीलिए women as writers सक्सीड हुई हैं इस प्रोफेशन में। एक्चुअली वो ये मीन कर रही हैं कि कोई भी फैमिली अगर उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो वो जाहिर सी बात है अपने घर के बेटे पे खर्च करना चाहेगी। शायद वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाती, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती जिस काम में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता। बट टू टेल माई स्टोरी इट इज़ अ सिंपल वन। यू हैव ओनली गॉट टू फिगर टू योर सेल्व्स अ गर्ल इन अ बेडरूम विद अ पेन इन हर हैंड। तो अगर आप मेरी कहानी जानना चाहो तो बहुत सिंपल है। आप एक ऐसी लड़की को इमेजिन कर लो जो अपने बेडरूम में चुपचाप बैठी है और उसके हाथ में एक कलम है। शी हैड ओनली टू मूव दैट पेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 10 o'clock to 1। और वो लड़की सीधा सिर्फ एक पेपर पे पेन को लेफ्ट से राइट मूव करी, मीन शी इज कॉन्टिन्यूसली राइटिंग फ्रॉम 10 o'clock to 1 o'clock। देन इट ऑकर्ड टू हर टू डू वॉट इज सिंपल एंड चीफ एनफ आफ्टर ऑल, टू स्लिप अ फ्यू ऑफ दोज पेजेस इनटू एन एनवेलप। तो उसको एक दिन ऐसा उसके दिमाग में आया, इट ऑकर्ड टू हर, उसके दिमाग में आया कैसा काम करने का जो कि सिंपल था और चीप भी था। उसने क्या किया, कुछ पेजेस लिखे, उसे एक एनवेलप में डाला और एक पेनी का स्टैम्प खरीद के कोने में चिपका दिया, और उस एनवेलप को जाके कॉर्नर पे जो रेड बॉक्स था, मीन्स जो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स था, उसमें डाल दिया। इट वॉज दस दैट आई बिकेम अ जर्नलिस्ट, और इसी तरह से मैं एक जर्नलिस्ट बन गई। एंड माई एफर्ट वॉज रिवॉर्डेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, और अगले ही महीने के पहले दिन को मेरे एफर्ट को रिवॉर्ड कर दिया गया, मतलब इनकी सैलरी आ गई। अ वेरी ग्लोरियस डे इट वॉज फॉर मी, वो मेरे लिए एक बहुत ही ग्लोरियस दिन था। बाई अ लेटर फ्रॉम एन एडिटर, एक एडिटर की तरफ से, मीन्स न्यूज़पेपर के एडिटर की तरफ से एक लेटर आया था, और उस लेटर के साथ साथ एक चेक भी था, 1 pound 10 shillings and 6 pence। But to show you how little I deserve to be called a professional woman, how little I know of the struggles and difficulties of such lives,
फर्दर वर्जीनिया वुल्फ ये बोल रही हैं कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक प्रोफेशनल वुमेन कहलाने के लिए को हम इतना डिज़र्व नहीं करते। मैं उतना नहीं जानती कि ऐसे ज़िंदगियों के, ऐसे प्रोफेशनल वुमेन के लाइफ्स में क्या स्ट्रगल्स, क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं। क्योंकि जब मुझे ये मनी मिला तो मैंने इससे कोई घर का खर्चा नहीं चलाया, कोई ब्रेड बटर खरीदा नहीं, घर के रेंट नहीं दिए, शूज़ नहीं खरीदा, स्टॉकिंग्स नहीं खरीदे, या फिर बुचर जहाँ पे मीट बिकता है, कटता है, उसके कोई बिल को मुझे पे नहीं करना था। मीन्स मेरे घर के खर्चों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं थी। इसलिए शायद मैं एक प्रोफेशनल वुमेन के स्ट्रगल्स को या डिफ़िकल्टीज़ को उतना नहीं समझती। मैंने उन रुपए का, मैं गई बाज़ार और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक पर्शियन कैट खरीद लिया, विच वेरी सून इन्वॉल्व मी इन बिटर डिस्प्यूट्स विथ माई नेबर्स। और वो बिल्ली के वजह से मेरे पड़ोसियों के साथ बहुत सारे झगड़े हुए। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरी स्ट्रगल बहुत ही आसान थी, क्योंकि आर्टिकल्स लिखना और उससे जो मनी आए उसके प्रॉफिट से पर्शियन कैट खरीदना, इससे ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं हो सकता है। बट वेट अ मोमेंट, आर्टिकल्स हैव टू बी अबाउट समथिंग। आर्टिकल्स किसी चीज़ के बारे में होता है। माइन, आई सीम टू रिमेंबर, मेरा आर्टिकल जहाँ तक मुझे याद है वॉज अबाउट अ नॉवेल बाय अ फेमस मैन। वो एक नॉवेल के बारे में था, एक बहुत ही फेमस आदमी के नॉवेल के बारे में। और एक्चुअली मैं उनके नॉवेल को रिव्यू कर रही थी। और ऐसा करते वक्त आई डिस्कवर्ड दैट इफ़ आई वर गोइंग टू रिव्यू बुक्स आई शुड नीड टू डू बैटल विद अ सर्टेन फैंटम। कि अगर मैं बुक्स को रिव्यू करूँगी तो कुछ फैंटम, कुछ घोस्ट्स ऐसे होंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे सोसाइटी में, हमारे मन में हैं, जिनसे मुझे लड़ाई करनी होगी। फैंटम वर्ड का मतलब होता है वैसे तो घोस्ट, स्पिरिट, लेकिन यहाँ पर उसका सेंस है एक ऐसी चीज़ जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जो हमारे माइंड में प्रेजेंट है। हमारा कोई डर, हमारी कोई कमी, या फिर सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम। और वो फैंटम क्या था? दैट वॉज अ वुमन, एंड व्हेन आई केम टू नो हर बेटर आई कॉल्ड हर आफ्टर द हीरोइन ऑफ अ फेमस पोएम द एंजल इन द हाउस। जो मैंने वो फेमस पोएम बताया था इन पोएट के द्वारा, उन्हीं की वो एक कैरेक्टर थी। उसी हीरोइन के नाम पर मैंने इस फैंटम का, मतलब जो एक प्रॉब्लम था मेरे माइंड में, उसका नाम रखा द एंजल इन द हाउस। जिस कैरेक्टर को उसने क्रिएट किया, एक वुमेन के परफेक्ट इमेज को इस तरह से क्रिएट किया है कि उस इमेज को किल करना, उस इमेज को हटाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए। इट वॉज शी हु यूज्ड टू कम बिटवीन मी एंड माई पेपर व्हेन आई वॉज राइटिंग रिव्यूज़। ये वही थी, मीन्स वही वुमेन का परफेक्ट इमेज था जो हमेशा मेरे और मेरे पेपर के बीच में आ जाता था जब मैं रिव्यू लिखती थी। क्योंकि उस पोएम के हिसाब से उस पोएट ने एक इमेज बनाया था कि औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी मैं उसे लिखती थी और अगर मैं कुछ ऐसा कर रही होती थी जो उस परफेक्ट वुमन को नहीं करना चाहिए, तो बार बार वो चीज़ें मुझे हॉन्ट करती थी। इट वॉज शी हु बॉदर्ड मी एंड वेस्टेड माई टाइम। ये वही औरत का इमेज था जिसने मुझे परेशान किया और मेरे समय को वेस्ट किया, एंड सो टॉर्मेंटेड भी, और मुझे इतना टॉर्चर किया दैट एट लास्ट आई किल्ड हर। मीन्स उसके आइडिया को ही मैंने अपने दिमाग से हटा दिया। यू हु कम ऑफ अ यंगर एंड हैप्पियर जनरेशन मे नॉट हैव हर्ड ऑफ हर। यू मे नॉट नो व्हाट आई मीन बाय द एंजल इन द हाउस। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं इस एंजल इन द हाउस से क्या मीन कर रही हूँ। I will describe her as shortly as I can. She was intensely sympathetic. वो एक ऐसी वुमेन है जिसको देखकर आप बहुत सिंपैथाइज करोगे, बहुत सिंपैथी से भर जाओगे। She was immensely charming. Charming means जो बहुत अट्रैक्टिव हो। She was utterly unselfish. वो बहुत ही अनसेल्फिश है, खुद के बारे में कभी नहीं सोचती। She excelled in the difficult arts of family life. एक परिवार चलाने की जो ज़िंदगी के मुश्किल कलाएं हैं, ये उन सभी को वो अच्छे से कर सकती है। शी सैक्रिफाइज हर सेल्फ डेली। वो हर दिन कुछ ना कुछ कुर्बानी देती है। इफ़ देयर वॉज अ चिकन, अगर घर में चिकन बना है तो वो ख़राब पीस ले लेती है। शी टुक द लेग। इफ़ देयर वॉज अ ड्रॉट शी सैट इन इट। इन शॉर्ट, शी वॉज सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट शी नेवर हैड अ माइंड और विश ऑफ हर ओन। और परिवार की सारी मुश्किलें वो खुद पर ले लेती थी। मतलब कहने का कि वो ऐसी बनी हुई थी दैट शी नेवर हैड अ माइंड, कि उसके पास कभी भी अपनी कोई इच्छा, अपना कोई दिमाग नहीं होता था। बट प्रेफर टू सिंपैथाइज ऑलवेज विद द माइंड्स एंड विशेज ऑफ अदर्स। पर वो हमेशा दूसरे के विशेज और इच्छाओं के साथ ही सिंपैथाइज करती थी। अबव ऑल आई नीड नॉट से इट, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि वो प्योर थी। हर प्योरिटी वॉज सपोज टू बी हर चीफ ब्यूटी, और उसकी
प्योरिटी, उसकी पवित्रता ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उसके ब्लशेस थे और उसका सबसे बड़ा ग्रेस था। इन दोज डेज द लास्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया के लास्ट डेज में एवरी हाउस हैड इट्स एंजल। हर एक घर में ऐसी एक औरत हुआ करती थी, ऐसी एक एंजल हुआ करती थी। एंड व्हेन आई केम टू राइट, और जब मैं लिखने आई, आई इनकाउंटर्ड हर विद द वेरी फर्स्ट वर्ड्स। और जब मैं शुरू ही किया मैंने लिखना, तभी मुझे उसका सामना हुआ। आई इनकाउंटर्ड हर के पंख जैसे मेरे पेपर पे उसके शैडो पड़ रहे हों। आई हर्ड द रसलिंग ऑफ हर स्कर्ट्स इन द रूम्स। उसका प्रेजेंस मैं फील करने लगी, एज इफ वो मुझे इशारा कर रही थी कि तुम जो भी लिखो वो औरतों के मान मर्यादा के अंदर लिखो, वो उनके प्योरिटी को हाईलाइट करो। Directly, that is to say, I took my pen in my hand to review that novel by a famous man. She slipped behind and whispered, "My dear, you are a young woman." और जब मैं अपने हाथ में पेन लेकर उस फेमस आदमी के लिखे हुए नॉवल को रिव्यू करने गई, तो जैसे वो मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे धीरे से बोला हो कि तुम एक यंग वुमन हो, याद रखना। यू आर राइटिंग अबाउट अ बुक दैट हैज़ बीन रिटन बाय अ मैन। और तुम एक ऐसे बुक को रिव्यू कर रही हो जो किसी आदमी ने लिखा है। बी सिंपैथेटिक। और चूंकि आदमी के प्रति तुम्हें हमेशा एक ऐसा होना चाहिए कि तुम हमेशा उसकी प्रेज करो, और बहुत फ्लैटर वे में, मतलब उसकी प्रशंसा करना, जैसे हम कहते हैं ना मक्खन लगाना किसी को, वैसे लिखना। भले ही तुम्हें डिसीव करना पड़े, सच्चाई को धोखा देना पड़े, फिर भी तुम उसकी प्रशंसा करना। यूज ऑल द आर्ट्स एंड वाइल्स ऑफ आवर सेक्स। हमारे सेक्स का, हमारे जेंडर का, सारे आर्ट को यूज करना। नेवर लेट एनीबडी गेस दैट यू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। अबव ऑल बी प्योर। कभी किसी को ये गेस मत करने देना कि तुम्हारे पास अपना एक दिमाग है। अबव ऑल तुम प्योर रहना। एंड शी मेड एज इफ टू गाइड माई पेन। और वो इस तरह से बोली कि वो मेरे लिखने को गाइड कर सके। आई नाउ रिकॉर्ड द वन एक्ट फॉर विच आई टेक सम क्रेडिट टू माई सेल्फ। और हमको याद है कि मैंने एक काम किया था जिसका क्रेडिट मैं खुद लूँगी। तो द क्रेडिट राइटली बिलोंग्स टू सम एक्सीलेंट एंसेस्टर्स ऑफ माइन हु लेफ्ट मी अ सर्टेन सम ऑफ मनी, शैल वी से 500 pounds अ ईयर। हालांकि वो जो क्रेडिट मैं खुद को दे रही हूँ वो मेरे उन एंसेस्टर्स को जाता है, मेरे उन पूर्वजों को जाता है जिन्होंने मेरे लिए एक अच्छा खासा रुपया छोड़ दिया। हर साल मेरे पास 500 pounds आता था। सो दैट इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू डिपेंड सोलली ऑन चार्म ऑफ माई लिविंग। यहाँ पे लिविंग का सेंस है पैसे कमाने का जो भी हमारा तरीका होता है। तो ये कह रही है कि मैंने इतनी हिम्मत इसलिए कर पाई, अपने मन की बातें इसलिए लिख पाई क्योंकि मेरे पास हर साल 500 pounds आते थे, और इसीलिए मुझे सिर्फ अपने काम पर मैं डिपेंडेंट नहीं थी। अगर मान लो मैं उससे रुपए नहीं भी कमाई, मैं मनी नहीं भी अर्न की, तब भी मेरे ज़िंदगी का गुजारा चल सकता था। आई टर्न्ड अपॉन हर एंड कॉट हर बाय द थ्रोट। उस औरत के तरफ, मतलब उस आइडिया के तरफ मैं मुड़ी और उसे गले दबा दिया उसका। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे मार दूं। माई एक्सक्यूज़ इफ़ आई वर टू बी हैड अप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वुड बी दैट आई एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन मेरा एक्सक्यूज़ ये था, मैंने उसे क्यों मारा। तो अगर मुझे कोई कोर्ट में घसीट कर ले जाता, अगर मान लीजिए वो कोई फिजिकल चीज़ होती जिसका कत्ल मैंने किया होता, तो मैं कोर्ट में जाके कहती अपने एक्सक्यूज़ में कि मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा। क्योंकि अगर मैंने उसे नहीं मारा होता, उसने मुझे मार दिया होता, मतलब मेरे सोल को मार दिया होता, मेरी आज़ादी को मार दिया होता, मतलब मेरी राइटिंग का जो सोल था उसको वो मार देती। For as I found directly I put pen to paper, you cannot review even a novel without having a mind of your own. तो जैसे ही मुझे इन सभी कन्फ्यूजन्स का पता चला, मैं समझ गई कि अगर मुझे एक रिव्यू भी डालना है तो भी बिना माइंड के तो रिव्यू डाल नहीं सकते। विदाउट एक्सप्रेसिंग वॉट यू थिंक टू बी ट्रूथ। अगर आप ये एक्सप्रेस ही ना करो कि सच क्या है, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में सच ना बोलो, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं वो मत नहीं बताओ, और हर एक सेक्स के बारे में, मेल फीमेल, उनकी सच्चाई ना बताओ, तब तक आप कैसे रिव्यू कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए, सच बताने के लिए, यू नीड टू हैव अ माइंड ऑफ योर ओन। एंड ऑल दिस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द एंजल ऑफ द हाउस कैन नॉट बी डेल्ट विथ फ्रीली एंड ओपनली बाय वुमेन। और ये जितने भी पॉइंट्स ऊपर में है, ह्यूमन रिलेशन, मोरलिटी, सेक्स, एंजल ऑफ द हाउस जैसी औरतों के हिसाब से ये वुमेन इसे फ्रीली और ओपनली डिस्कस नहीं कर सकती। दे मस्ट चार्म, दे मस्ट कॉन्सिलिएट, दे मस्ट, टू पुट इट ब्लंटली, टेल लाइज इफ दे आर टू सक्सीड। तो अगर वुमेन को कामयाब होना है, सक्सीड करना है, तो उन्हें कॉन्सिलिएट करना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे, उन्हें अट्रैक्टिव होना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़े तो उन्हें झूठ भी बोलना पड़ेगा।
Thus, whenever I felt the shadow of her wing or the radiance of her halo upon my page, I took up the ink pot and flung it at her. तो कभी भी जब मुझे महसूस होता था कि उसके विंग्स की परछाई मेरे पेन पे पड़ रही है, मतलब कि वो आइडियाज़ मेरे माइंड में आ रहे हैं लिखते वक्त। हेलो कहते हैं जब कोई बहुत ही हाई स्पिरिचुअल पर्सन होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस सर के पीछे वो सर्कल ऑफ लाइट होता है। तो जब भी उस पवित्र महिला के रेडियंस मेरे पेजेस पे पड़ते हैं, इंक पॉट लेके उसके ऊपर फेंक देती थी, मतलब कि उन आइडियाज़ को मैं साइड करके जो असली चीज़ है, जो ट्रूथ है, उस पर फोकस करती थी। शी डाइड हार्ड, वो बहुत मुश्किल से मरी, मतलब वो आइडियाज़ बहुत मुश्किल से ख़त्म हुए। हर फिक्शियस नेचर वॉज ऑफ ग्रेट असिस्टेंस टू हर, क्योंकि वो रियल में तो थी नहीं, वो एक फिक्शन में थी, एक इमेजिनेशन में थी। कि रियल पर्सन को किल करना आसान होता है पर एक भूत को किल करना मुश्किल होता है। उसी तरह कोई फिजिकल चीज़ है उसको रास्ते से हटा देना आसान होता है पर आइडिया को किल करना मुश्किल होता है। शी वॉज ऑलवेज क्रीपिंग बैक व्हेन आई थॉट आई हैड डिस्पैच्ड हर, जब भी मुझे लगता था कि मैंने उसे हटा दिया है वो वापस आ जाती थी। दो आई फ्लैटर माई सेल्फ दैट आई किल्ड हर इन द एंड, मैं खुद को फ्लैटर कर सकती हूँ, खुद को शाबाशी दे सकती हूँ, खुद की प्रशंसा कर सकती हूँ कि मैंने उसे अंत में मार दिया। द स्ट्रगल वॉज सीवियर, लेकिन वो लड़ाई बहुत ही भयानक थी, सीवियर थी। इट टुक मच टाइम दैट हैड बेटर हैव बीन स्पेंट अपॉन लर्निंग ग्रीक ग्रामर, और वो बहुत समय लग गया उस आइडिया को किल करने में। शायद उस समय में हम ग्रीक का ग्रामर भी सीख सकते थे या फिर दुनिया में घूम सकते थे, भटक सकते थे एडवेंचर्स की खोज में, लेकिन ये भी एक रियल एक्सपीरियंस था। It was an experience that was bound to befall all women writers at that time. ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, एक ऐसी आइडिया थी जो हर वुमेन के ऊपर शायद सवार हो जाती जब भी वो लिखने जाती, उस वक्त की वुमेन। किलिंग द एंजल इन द हाउस वॉज पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ वुमेन राइटर, और शायद वो वुमेन राइटर के काम का ही हिस्सा था कि वो उस एंजल इन द हाउस के वुमेन के परफेक्ट इमेज को, प्योर इमेज को किल करे। बट टू कंटिन्यू माई स्टोरी, द एंजल वॉज डेड, वॉट देन रिमेन्ड, तो फिर क्या रह गया था। यू मे से दैट वॉट रिमेन्ड वॉज अ सिंपल एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अब जब वो एंजल मर चुकी थी तो अब एक बहुत ही सिंपल सी और एक कॉमन चीज़ बची थी। तो एक यंग वुमेन, मतलब मैं, जो बेडरूम में थी एक इंक पॉट के साथ। इन अदर वर्ड्स, नाउ दैट शी हैड रिड हर सेल्फ ऑफ फॉल्सहुड, दैट यंग वुमेन जो बेडरूम में बैठ के लिखती थी उसने खुद को फॉल्सहुड से आज़ाद कर लिया। दैट यंग वुमेन हैड ओनली टू बी हर सेल्फ, अब उसको सिर्फ खुद बनना है, अपना रियल सेल्फ बनना है। बट वॉट इज़ हर सेल्फ, लेकिन वो हर सेल्फ क्या है, एक औरत होती क्या है। मैं तुम्हें एश्योर करती हूँ कि मैं नहीं जानती, और मैं नहीं मानती कि ऐसी कोई भी औरत हो सकती जो ये जानती होगी। Because I do not believe that anybody can know until she has expressed herself in all the arts and profession open to human skill. जब तक औरत हर एक प्रोफेशन में खुद को एक्सप्लोर न करे, हम कैसे बता सकते हैं कि वो कैसी होती है, वो क्या होती है। That indeed is one of the reasons, यही एक रीज़न है कि मैं तुम्हारे लिए रेस्पेक्ट फील करती हूँ, तुम लोगों के लिए रेस्पेक्ट फील करती हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत मुश्किलों का सामना करके तुम इस एक्सपेरिमेंट में आए हो जहाँ ये प्रूव किया जा सके, जहाँ तुम ये दुनिया को दिखा सको, शो कर सको कि एक औरत क्या है। जो इस प्रोसेस में है ऑफ प्रोवाइडिंग अस, इस दुनिया को ये प्रोवाइड करने में, अपने फेलियर्स के द्वारा, अपने कामयाबी के द्वारा, विद दैट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि दुनिया को तुम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि औरत क्या है। बट टू कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, आई मेड £1 10 and 6। तो 1 पाउंड से, जो मैंने उस दिन पेपर ख़रीदा था, उससे मुझे 16 की अर्निंग हुई, और अपने पहले रिव्यू से सिर्फ ऐसा हुआ। मैंने एक पर्सियन कैट खरीदा विद द प्रोसीड्स मतलब द मनी दैट यू गेट व्हाइल यू सेल समथिंग। देन आई ग्रू एम्बिशियस। ठीक है, एक पर्शियन कैट अच्छा होता है, मैंने खुद से कहा, बट अ पर्शियन कैट इज़ नॉट एनफ, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता, मेरे पास एक मोटर कार होना चाहिए। इट वॉज दस दैट आई बिकेम अ नॉवेलिस्ट, और इसीलिए मैं एक रिव्यू लिखने वाली से एक नॉवेलिस्ट बनी। फॉर इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट पीपल विल गिव यू अ मोटर कार इफ़ यू विल टेल देम अ स्टोरी। लेकिन क्योंकि एक अजीब चीज़ है कि जब किसी को एक आप इमेजिनरी एक कहानी सुनाते हो तब वो आपको मोटर कार देता है, मतलब कि तब जा कर के शायद आप और कामयाब होते हो। इट इज़ फार प्लीजेंटर देन राइटिंग रिव्यूज़ ऑफ फेमस नॉवेल्स। और एक कहानी लिखना बहुत ही प्लीजेंट होता है, रिव्यू लिखने से तो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है। एंड येट, और फिर भी, इफ़ आई एम टू ओबे योर सेक्रेटरी मीन्स वो जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रही है, वो सोसाइटी की जो सेक्रेटरी हैं, उसको अगर ओबे करना है, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आप लोगों को अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करूं एज अ नॉवेलिस्ट।
आई मस्ट टेल यू, तो मुझे आपको ये बताना है about a very strange experience that befell me as a novelist. And to understand it, you must try first to imagine a novelist state of mind. और इसको समझने के लिए तुमको सबसे पहले एक नॉवेलिस्ट के स्टेट ऑफ माइंड को समझना होगा। होप, मैं ये उम्मीद करती हूँ, आई एम नॉट गिविंग अवे प्रोफेशनल सीक्रेट्स इफ आई से, नॉवेलिस्ट का सबसे बड़ा डिज़ायर, इच्छा होती है अनकॉन्शियस होना, जितना हो सकता है उतना बेहोश होना, वो जिस दुनिया में कहानी लिख रहा है उस दुनिया में खो जाना। He has to induce in himself a state of perpetual lethargy. Perpetual means continuous. कि उसके माइंड में वो जो नॉवेल की दुनिया क्रिएट हुई है वो कहीं भी बाहर के दुनिया से डिस्टर्ब ना हो। He wants life to proceed with the utmost quiet and regularity. वो चाहता है कि जिंदगी, utmost means maximum, शांति और रेगुलर वे में चले। He wants to see the same faces. वो वही चेहरों को देखे, वही किताबें पढ़े, वही काम करे, एक दिन के बाद दूसरे दिन, महीनों के बाद महीने, जब वो लिख रहा है उस वक्त, ताकि कोई भी चीज़ उसकी उस इल्यूजन को, उस इमेजिनेशन को ब्रेक ना कर सके, उस इल्यूजन में जिसमें वो जी रहा है, जिस पे वो नॉवेल लिख रहा है, सो दैट नथिंग में डिस्टर्ब और डिस्क्वाइट द मिस्टीरियस नोजिंग्स अबाउट। नोजिंग मीन्स टू मूव फॉरवर्ड स्लोली एंड केयरफुली। तो वो जो स्लोली अपने नॉवेल को आगे बढ़ा रहा है, उस मिस्टीरियस नोजिंग्स को, उस मिस्टीरियस एडवांसमेंट को कोई डिस्टर्ब ना करे। Feelings round, darts, dashes, sudden discoveries of that very shy and elusive spirit, the imagination. और जब आप लिखते हो, ये अलग अलग सिम्बॉल्स हैं, डार्ट, डैशेज, ये सब आप देते हो, और तब आप डिस्कवर करते हो अपने उस शर्मीले से, उस डिसेप्टिव से स्पिरिट को, जो है इमेजिनेशन। आई सस्पेक्ट, मुझे शक है, दैट दिस स्टेट इज़ द सेम बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। और ये जो स्टेट है एक राइटर का, एक नॉवेलिस्ट का, ये मेन और वुमेन दोनों के लिए शायद सेम है। Be that as it may, जैसा भी हो वैसा है। I want you to imagine me writing a novel in a state of trance. मैं चाहती हूँ कि आप ये इमेजिन करो कि जब भी मैं नॉवेल लिखती हूँ थोड़ा ही होश होता है मुझे। I want you to figure yourselves a girl sitting with a pen in her hand for minutes and indeed for hours, कुछ मिनट्स के लिए या शायद घंटों तक, और वो चुपचाप बैठी है, वो सोच रही है, वो अपने मन में एक दुनिया क्रिएट कर रही है। वो उन घंटों में शायद इंकपॉट में अपना पेन डुबा भी नहीं रही है। जब इस लड़की के बारे में मैं सोचती हूँ और आप सोचो, तो वो बिल्कुल उसी तरह है, एक गहरे लेक के किनारे अपना वो फिशिंग स्टिक जिसमें वो मछली को फंसाता है, वो फिशिंग रॉड लेकर के लेक के पानी में डुबाया हुआ है और चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल वैसा ही इमेज मेरे माइंड में आता है। शी वॉज लेटिंग हर इमेजिनेशन स्वीप। एक्चुअली वर्जीनिया वुल्फ अपने ही बारे में बता रही है, पर थर्ड पर्सन में बता रही है। तो वो जो लड़की है जो अकेले बेडरूम में बैठी है, पेन हाथ में पकड़े हुए चुपचाप सोच रही है, वो अपने इमेजिनेशन को बहने देना चाहती है, स्वीप करने देना चाहती है अनचेक्ड। उस इमेजिनेशन को कोई रोके नहीं। राउंड एवरी रॉक एंड क्रेनी ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली क्रेनी मतलब होता है एक छोटा सा क्रैक, एक नैरो ओपनिंग। तो नुक एंड क्रेनी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हर जगह, हर एक कोने में। तो वो लड़की जो चुपचाप बैठी है, वो अपने थॉट्स को दुनिया के हर कोने में जाता हुआ देखना चाहती है। नाउ केम द एक्सपीरियंस। तब वो एक्सपीरियंस आता है, द एक्सपीरियंस दैट आई बिलीव टू बी फार कॉमनर विथ वुमेन राइटर्स दैन विथ मैन। वो एक्सपीरियंस जो मैन और वुमेन दोनों में कॉमन है। द लाइन रेस्ड थ्रू द गर्ल्स फिंगर्स, हर इमेजिनेशन हैड रस्ड अवे। अब उसकी उंगलियां चलने लगी, मतलब वो लिखने लगी। उसकी इमेजिनेशन ने पूल्स को सर्च कर लिया, समुद्र के उन गहराइयों तक गया जहाँ पे अंधेरा होता है, जहाँ पे सबसे बड़ी वाली मछली स्लीप करती है, स्लम्बर करती है, रेस्ट करती है। एंड देन देयर वॉज अ स्मैश, और फिर एक झटका लगा, एक धमाका हुआ। देयर वॉज फोम एंड कन्फ्यूजन, चारों तरफ धुंधला सा एक कन्फ्यूजन था। द इमेजिनेशन हैड डैश्ड इटसेल्फ अगेंस्ट समथिंग हार्ड। इमेजिनेशन को कहीं जाके एक चोट लगी, वो कहीं रुक गया। वो लड़की अपने सपने से उठ गई। She was indeed in a state of the most acute. To speak without figure, she has thought of something about the body, about the passions which it was unfitting for her. उसकी imagination क्यों रुक गई थी? क्योंकि उसके दिमाग में एक ऐसा थॉट आया था शरीर के बारे में एक्सप्लेन करने का, शरीर में उठने वाले उन पैशंस के बारे में एक्सप्रेस करने का, जो एक औरत कहे ये अनफिट होता था उस ज़माने में। मैन हर रीज़न टोल्ड हर, उसके मन में एक तर्क हो रहा था कि अगर कोई आदमी है वो शॉक्ड हो जाएगा ये सुनकर कि ऐसे आइडियाज एक वुमेन के अंदर भी आते हैं। द कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट मेन विल से, वुमेन हु स्पीक्स द ट्रूथ अबाउट हर पैशंस हैड राउज्ड हर फ्रॉम हर आर्टिस्ट स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस।
ये जो थॉट कि एक वुमेन अपने पैशन के बारे में बोलेगी, इसने उस आर्टिस्ट के दिमाग को उसकी इमेजिनेशन से झटका से उठा दिया है। जैसे वो अब लिख नहीं पा रही थी, उसका जो ट्रांस इमेजिनेशन था वो अब ओवर हो चुका था। हर इमेजिनेशन कुड वर्क नो लॉन्गर, उसकी इमेजिनेशन अब आगे काम नहीं कर पा रही थी। दिस आई बिलीव टू बी अ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस विथ विमेन राइटर्स। दे आर इम्पेडेड, हिंडर्ड, मीन्स उनके रास्ते का एक रुकावट हो जाता है एक्सट्रीम कन्वेंशनैलिटी ऑफ द अदर सेक्स, कि वो सामने वाला दूसरा सेक्स यानी मेन उनके बारे में क्या सोचेंगे। फॉर दो मेन सेंसिबली अलाउ देमसेल्व्स ग्रेट फ्रीडम इन दीज रेस्पेक्ट्स, मेन अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए खुद को तो बहुत फ्रीडम देते हैं, लेकिन मुझे शक है कि वो रियलाइज़ करते हैं या फिर वो एक्सट्रीम सिवियरिटी को कंट्रोल कर पाते हैं, वो सिवियरिटी, वो एक्सट्रीमनेस जिससे वो विमेन के फ्रीडम को तिरस्कार करते हैं। मतलब एक तरफ मेन अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते, खुद को उन्होंने बहुत सारी फ्रीडम दे रखी है, पर जहाँ विमेन की फ्रीडम की बात आती है वो उन्हें बहुत कंडेम करते हैं। विमेन, ऐसे विमेन को वो अप्रिशिएट नहीं करते जो खुद को फ्री रखकर अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें। ये दो एक्सपीरियंसेस जो मैंने आपको शेयर किया अभी, वो एक्चुअली मेरे बहुत ही जेन्युइन एक्सपीरियंसेस थे। दीज वर टू ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ। मेरे प्रोफेशनल ज़िंदगी के ये दो एडवेंचर्स थे। पहला, किलिंग द एंजल इन द हाउस, उस प्योर इमेज ऑफ वुमेन को किल करना जो मैं समझती हूँ मैंने सॉल्व कर दिया, वो मर गई। बट द सेकेंड, कि अपने एक्सपीरियंसेस को एज अ बॉडी हमारे लाइफ में जो पैशंस होते हैं वो सच बोलना, शायद मैं अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। आई डाउट दैट एनी वुमन हैज सॉल्व्ड इट येट। ये डाउट ही है कि कोई भी औरत इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई हो। द ऑब्स्टिकल्स अगेंस्ट हर आर स्टिल इमेंसली पावरफुल। ये ऑब्स्टिकल्स, उसके रास्ते की रुकावट आज भी बहुत पावरफुल हैं और वो उतने ही मुश्किल भी हैं। आउटवर्डली व्हाट इज सिंपलर देन टू राइट बुक। जो एज एन एक्सटर्नल सोचो तो आपको लगेगा कि किताबें लिखने से आसान और क्या हो सकता है। जो आदमी लिखता है वो अंदर से समझता है कि असल बात बहुत अलग होती है। एक औरत जब लिखने जाती है तो उसको बहुत सारे घोस्ट का, बहुत सारे इनविजिबल आइडियाज़ का सामना करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है। वुमेन के प्रति जो प्रेजुडिसेस हैं उनको ओवरकम करना पड़ता है। औरतों को अभी भी बहुत सारी लड़ाइयाँ करनी हैं इससे पहले कि वो वक्त आए जब उन्हें अपना पेन उठा के लिखने से पहले किसी घोस्ट को, किसी आइडिया को मारना ना पड़े। दोज आर द क्वेश्चंस, यही वो सवाल हैं जो मैं तुम लोगों से पूछना चाहूँगी। एंड इंडीड इफ़ आई हैड लेड स्ट्रेस अपॉन दिस प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस ऑफ माइन, इट इज़ बिकॉज आई बिलीव दैट दे आर। और अगर इन प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस जो मेरे हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया, इनमें स्ट्रेस दिया, तो इसलिए क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स एक वुमेन के लाइफ में होती हैं। डिफरेंट फॉर्म्स योर्स ऑल्सो। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं तुम्हारे ज़िंदगी में भी हैं, भले ही अलग फॉर्म्स में। इवन व्हेन द पाथ इज़ नॉमिनली ओपन, शायद जो रास्ता है, जो जॉब करते हो आप, वो ऑफिशियली ओपन है वास्तविकता में हर किसी के लिए, लेकिन रियलिटी में वो उतना आसान नहीं है, वो उतना इक्वली आपके लिए नहीं है। When there is nothing to prevent a woman from being a doctor, a lawyer, a civil servant. हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं, कोई लॉ नहीं जो एक वुमेन को ये सभी प्रोफेशंस चूज़ करने से रोक सकता है। लेकिन हाँ, जिस फैंटम की बात मैंने कही, जिस आइडिया की बात मैंने कही, जो हमारे सोसाइटी, हमारे माइंड्स में है, वैसे ऑब्स्टिकल्स हमारे चारों तरफ अपीयर होते रहते हैं। टू डिस्कस एंड डिफाइन देम इज़ आई थिंक ऑफ ग्रेट वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस। उसे डिस्कस करना, उसे बताना बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर दस, क्योंकि इसी तरह से ओनली कैन द हार्ड लेबर बी शेयर्ड, कि हम अपने जो लेबर, जो मेहनत करते उसे शेयर किया जा सकता है और जो डिफ़िकल्टीज उसको सॉल्व किया जा सकता है। बट बिसाइड्स दिस इट इज़ नेसेसरी, लेकिन इसके अलावा ये भी ज़रूरी है टू डिस्कस द एंड्स एंड द एम्स फॉर विच वी आर फाइटिंग। हम किन मकसदों के लिए लड़ रहे हैं ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है। फॉर विच वी आर डूइंग बैटल विद दिस फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स। फॉर्मिडेबल मीन्स जो फियर कॉज कर दे, जो फियर हमारे अंदर डाल दे। तो ये डरा देने वाले ऑब्स्टिकल्स से लड़ना बहुत ज़रूरी है और ये जानना कि वो ऑब्स्टिकल्स आखिर है क्या एक्चुअली में। Those aims cannot be taken for granted. They must be perpetually questioned and examined. उन्हें continuously हमें क्वेश्चन करते रहना होगा और देखना होगा कि हमारे मकसद पूरे हुए या नहीं। होल पोजिशन एज आई सी इट, जैसे उस पोजिशन को हम देखते हैं यहाँ इस हॉल में, सराउंडेड बाई विमेन प्रैक्टिसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इन विमेन को जो शायद अपने इतिहास में पहली बार काम करने निकली हैं,
I know not how many different profession is one of extraordinary interest and importance. मैं नहीं जानती कि और दुनिया में कितने प्रोफेशंस हैं जो असाधारण इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखते हैं. You have one rooms of your own in the house hitherto exclusively owned by man. hitherto मतलब until now. तो अभी तक जिन रूम्स को, जिन जगहों को सिर्फ मेन ओन करते थे, वहाँ पर तुम लोगों ने अपने लिए एक जगह बनाई. यू आर एबल, तुम सक्षम हो, दो नॉट विदाउट ग्रेट लेबर एंड एफर्ट. हाँ, बिना मेहनत और कोशिश के तो नहीं हो सकता, लेकिन अब तुम अपना रेंट, अपने घर का रेंट दे सकते हो, अपने घर का खर्च चला सकते हो. यू आर अर्निंग योर 500 pounds अ ईयर, बट दिस फ्रीडम इज़ ओनली अ बिगिनिंग. यह आज़ादी सिर्फ शुरुआत है. द रूम इज़ योर ओन बट इट इज़ स्टिल बेयर. भले ही तुमने एक जगह जीती है, एक कमरा तुम्हारा हुआ है, लेकिन अभी भी वो खाली है. मीन्स एक पोस्ट तुमने होल्ड किया, तुमने नौकरी करना शुरू किया है, पर अभी भी इक्वालिटी पूरी तरह से नहीं आई है. तुम्हें उस घर को भरना होगा, उस इक्वालिटी को लाने की अब और भी कोशिश कर. वो घर जो तुमने आज अपने लिए ख़रीदा है, वो जगह जो तुमने आज अपने लिए हासिल की है, उस जगह को कायम करने के लिए, उसे और फर्निश करने के लिए तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी. जगह तुम्हें और भी वुमेन के साथ शेयर करनी होगी. हाउ आर यू गोइंग टू फर्निश? तुम इसे कैसे फर्निश करोगे, इसे कैसे डेकोरेट करोगे, अपने पोस्ट को, अपने आप को कैसे प्रूव करोगे, और तुम इसे किसके साथ शेयर करोगे और किन शर्तों पे शेयर करोगे. These I think are questions of the utmost importance and interest. मुझे लगता है ये वो सवाल हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. For the first time in history, इतिहास में पहली बार, you are able to ask them. तुम उन लोगों से ये पूछ सकते हो, men से ये पूछ सकते हो, सवाल कर सकते हो. For the first time, you are able to decide for yourselves what the answer should be. और शायद इतिहास में पहली बार तुम खुद के लिए अपना जवाब खुद दे सकते हो. Willingly would I stay and discuss those questions and answer. हमारी इच्छा है कि मैं स्टे करूँ, इन questions and answers को डिस्कस करूँ, लेकिन but not tonight. लेकिन आज ये डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि समय ख़त्म हो चुका है, और and I must cease, और मैं अपने स्पीच को ख़त्म करती हूँ. So guys, this was the entire video on this essay. Hope आपको समझ में आ गया होगा. Still, if you have any doubts, feel free to mention it in the comment box below. And if you like the video, hit the like button. Share this video with your friends, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए. Thanks for watching.